ये- यह यूनिट 4 का पार्ट 3 है। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने सिस्टमेटिक डायग्राम पढ़ा था, उसमें क्या क्या प्रोसेस थी वो पढ़ा था, और हम उसको टीएस डायग्राम के ऊपर कैसे बना सकते हैं ये पढ़ा था। इस बार हम क्या पढ़ेंगे कि सीओपी कैसे निकालें सिस्टम की। सबसे पहले ये देखिए 1 2, जिस पे डैश नहीं लग रहा है पहले वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है? हमारी आइडियल प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था। और जितना भी डैश लग रहा है वो सब क्या है? एक्चुअल प्रोसेस है। 1 2 डैश 3 डैश 4 5 डैश 6 7 डैश और 8, ये हमारी क्या है? एक्चुअल प्रोसेस है। तो वही सेम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आइडियल, 1 2 डैश 3 डैश 4 5 6 7 डैश 8 एक्चुअल प्रोसेस। अब सिंपल हमें सीओपी निकालें। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ? ठंडक कहाँ हुई है हमारी? केबिन के अंदर। क्योंकि हमने क्या किया, ये ठंडी हवा 7 टेम्परेचर पे थी, केबिन पे भेजी, और उसका टेम्परेचर केबिन का कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। तो ठंडक किस में? केबिन के अंदर। इसके बाद आप समझो यहाँ पे क्या है? एक केबिन है, उसमें हम एयर को भेज रहे हैं, उस केबिन के अंदर कूलिंग हो रही है। उस टेम्परेचर कितना होता है घट के केबिन का? 8 7 डिग्री, 7 का भेजते हैं, और हमारा टेम्परेचर कितना होता है केबिन का? हम 8 पे मेंटेन रखते हैं। तो इसके समझ रहे, इसके बाद क्या है? सीधा केबिन है, केबिन में हम एयर को भेज रहे हैं। तो कूलिंग इफेक्ट मतलब कितना हुआ कूलिंग इफेक्ट? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एम ए मास ऑफ एयर इंटू सी पी इंटू डेल टी। टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा लेना है? T7 माइनस T8। तो वही, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट किस में हुआ हमारा? रूम में ही तो हुआ। जिस ये तो हमने 7 पॉइंट पे आउटपुट मिली, उसको हमने रूम में भेज दिया, तो रूम ही तो ठंडा हो। तो कूलिंग इफेक्ट किस में हुआ? केबिन में हुआ। तो केबिन मतलब T7 में टेम्परेचर कितना रहेगा घट के? T8। तो T7 T8 माइनस T7 डैश। अब इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब आइडियल प्रोसेस है, और जितने भी डैश लगा हुआ है वो सब एक्चुअल प्रोसेस। तो हमें आइडियल को लेना ही नहीं है, हमें एक्चुअल को लेना है। तो एक्चुअल क्या है? T8 में से T7 डैश को घटा दें, तो एक्चुअल तो 7 की जगह 7 डैश है ना। तो वही हमने किया यहाँ पे। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना निकाला? एम ए मास ऑफ एयर इंटू सी पी T8 माइनस T7 डैश। T8 मतलब एम रूम टेम्परेचर, केबिन टेम्परेचर, ये, और ये हमारा T7 डैश जो हमें आउटपुट मिल रहा था टरबाइन से, उसका टेम्परेचर। तो सिंपल, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए, ये समझिए, आप सोचिए केबिन तो कहीं है नहीं, एक्चुअल में क्या है? ये तो हमारा सिस्टम है। अब जहाँ पे हमारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, मान लो यहाँ पे इस केबिन में, यहाँ पे एक केबिन है, बॉक्स है, केबिन है, उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो एयर उसमें तो सप्लाई करेंगे। तो जब 7 पॉइंट की एयर यहाँ पे सप्लाई करोगे, तो इसका टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ अलग हो ही जाए केबिन के अंदर जाते ही, क्योंकि वहाँ पे लोड है। मान लो कितना होगा? T8। तो हमारा एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? T8 माइनस T7, और 7 नहीं 7 डैश। बस इसमें मैंने आपको केबिन नहीं दिखाया कहाँ है, एयर टू केबिन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आगे केबिन है जहाँ पे पैसेंजर सब बैठे हुए हैं। तो T7 डैश 8 माइनस T7 डैश, तो ये केबिन का टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट एक्चुअल में हुआ, क्योंकि जहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं वहीं तो कूलिंग इफेक्ट हुआ। अब अपॉन वर्क डन किसको दिया? मेन कंप्रेसर को। और हम देखो इसमें 2 कंप्रेसर हैं, एक तो मेन कंप्रेसर है हमारा, ये तो मेन कंप्रेसर है। एक तो ये है, इसको वर्क, कंप्रेसर वर्क लेता है, इसको वर्क देना पड़ेगा। दूसरा कंप्रेसर क्या है? ये सेकेंडरी कंप्रेसर है, इसको वर्क देना पड़ेगा। कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है। तो केवल 2 कंप्रेसर है तो 2 वर्क दिए होंगे। पहले हम देखते हैं कि वर्क डन हमने मेन कंप्रेसर को कितना दिया। मेन कंप्रेसर किसके बीच में लगा हुआ है? 2 और 3 के, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बीच में मेन कंप्रेसर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में 2 पॉइंट तो आई नहीं, हमने तो एक्चुअल साइकिल कंसीडर करते, तो एक्चुअल पॉइंट क्या है? 2 डैश है, और 3 नहीं है, क्या है? 3 डैश है। तो इसका मतलब 2 डैश और 3 डैश के बीच में कोई कंप्रेसर लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? मेन कंप्रेसर। तो क्या होगा?
MA मतलब मास ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या है, एयर है, तो मास ऑफ एयर लेंगे इंटू CP T3 डैश माइनस T2, क्योंकि देखो T3 डैश का ज़्यादा टेम्परेचर, T2 का क्या कम है, ज़्यादा से कम T3 डैश माइनस T2। अब रनिंग सेकेंडरी कंप्रेसर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है ये देखिए आप पहले तो। सेकेंडरी कंप्रेसर 4 और 5 के बीच में लगा हुआ है, 4 और 5 के बीच में। तो इसका कैसे लिखेंगे, एयर मास ऑफ एयर इंटू CP, 4 और 5 के बीच में यानी 5 नहीं 5 डैश, T5 डैश माइनस T4। तो सेकेंडरी कंप्रेसर का कितना आ गया, ये कंप्रेसर सेकेंडरी कंप्रेसर का हमारा आ गया T5 डैश माइनस T4। पर एक्चुअल में सेकेंडरी कंप्रेसर चला कौन रहा है, हमारा कूलिंग टरबाइन चला रही है, तो जितना भी कूलिंग टरबाइन का आउटपुट है वो इस कंप्रेसर का सारा इनपुट है। यदि हमारा 4 और 5 पॉइंट ना हो तो हम क्या करें, हमारे पास 6 और 7 पॉइंट है, फिर हम कैसे निकालें, क्योंकि इस टरबाइन का जो आउटपुट है वो सारा का सारा इनपुट किसका है, सेकेंडरी कंप्रेसर का है। तो हम सेकेंडरी कंप्रेसर का वर्क ये ऐसे ही एक तरीके दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हैं, इस टरबाइन का आउटपुट देख लें, क्योंकि इस टरबाइन का जितना आउटपुट है सारा का सारा इनपुट किसका है, वो इस कंप्रेसर में ही जा रहा है। तो यदि हम इसका बाई चांस 4 और 5 पॉइंट ना पता हो तो हम वर्क नहीं निकाल सकते, तो इसका वर्क दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, इस टरबाइन की आउटपुट कितनी मिल रही है वो इसकी इनपुट है वो निकाल लें। तो टरबाइन किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में लगी हुई है। आप देखें एक्चुअल में 6 और 7 तो आइडियल प्रोसेस के बीच में लगी है, एक्चुअल में किसके बीच में लगी हुई है, 6 और 7 डैश के बीच में क्या लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है। तो इस टरबाइन का वर्क कितना हो जाएगा, MACP T6 माइनस T7 डैश, क्योंकि 6 पॉइंट ऊपर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और T7 का पॉइंट टेम्परेचर कम है, कूलिंग है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ठंडा टेम्परेचर है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से कम को बढ़ाना है, T6 माइनस T7 डैश, तो T6 माइनस T7 डैश। अब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये निकाल लिया, और सेकेंडरी कंप्रेसर का ये है और प्राइमरी कंप्रेसर का ये है। अब क्या हुआ, हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये तो ऊपर रख दिया है वैल्यू, तो ये वाला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, अपॉन वर्क डन। वर्क डन है आप देख रहे हो, हमने ये तो लिया ही नहीं, केवल ये लिया है नीचे, ये तो हमने लिया ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिया नीचे, MACP T3 डैश माइनस T2 डैश, MACP T3 डैश माइनस T2 डैश, और ये किसका वर्क है, मेन कंप्रेसर का वर्क है, मेन कंप्रेसर का। हमने सेकेंडरी कंप्रेसर का वर्क लिया ही नहीं। और COP का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो ये हो गया सिंपल, MACP T8 माइनस T7 डैश, ये आ गया। और नीचे वर्क डन क्या होता है, कंप्रेसर का वर्क। अब कंप्रेसर सेकंड मेन कंप्रेसर है और सेकेंडरी कंप्रेसर है। मेन कंप्रेसर का वर्क क्या है, MACP T3 डैश माइनस T2 डैश, वही हमने नीचे ले लिया है, MACP T3 डैश माइनस T2 डैश। इसमें हमने ऐड ही नहीं किया है, क्या नहीं ऐड किया है, हमने टरबाइन का या सेकेंडरी कंप्रेसर का वर्क ऐड ही नहीं किया है, जो MACP T6 माइनस T7 डैश है। अब हमने ऐड क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये कंप्रेसर, अब देखिए सिस्टमेटिक डायग्राम में देखते हैं, ये कंप्रेसर इस टरबाइन से चल रहा है, और इस टरबाइन को वर्क कौन दे रहा है, एक तरह हम इनडायरेक्टली देखें तो ये कंप्रेसर में इतना प्रेशर था, या इसने इतना प्रेशर बढ़ा दिया, इसमें इतना प्रेशर था पहले से ही कि सेकेंडरी कंप्रेसर जो प्रेशर बढ़ा, जो टरबाइन की जो आउटपुट हुई वो इतनी ज़्यादा हुई कि इस कंप्रेसर को उसने आराम से चला दिया। इसका मतलब इस कंप्रेसर में ही इसका वर्क इनडायरेक्टली ऐड है, इसका हमने डबल दोबारा ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें ऐड है, क्योंकि ये टरबाइन इतना वर्क दे रही है कि ये कंप्रेसर चल रहा है। इसका मतलब जो हमें पहले से प्रेशर मिल रहा है, जो 4 पॉइंट पे प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा है इस टरबाइन को चलाने के लिए। तो एक तरह वो किससे है, मेन कंप्रेसर से है। तो जो मेन कंप्रेसर से हमने इतना प्रेशर ब्लीड किया है, इतना रेफ्रिजरेंट ब्लीड किया है कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इस टरबाइन को ये एक तरह यही चला रहा है, ठीक है, इसके प्रेशर से ही ये टरबाइन चल रही है इनडायरेक्टली बोले, और उस की आउटपुट से ही कंप्रेसर चल रहा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कंप्रेसर का हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है वर्क, क्योंकि इनडायरेक्टली वो वर्क मेन कंप्रेसर में ऐड है, मेन कंप्रेसर के कारण, क्योंकि मेन कंप्रेसर ही इतना प्रेशर दे रहा है जिससे क्या हो रहा है, ये टरबाइन चल रही है और वो टरबाइन इसको चला रही है, सेकेंडरी कंप्रेसर को। तो
केवल हम मेन कंप्रेसर का वर्क लिखें, क्योंकि मेन वर्क तो वही है, सेकेंडरी का तो एक तरह तो ये तो इससे चल रहा है, और ये टरबाइन से, ये एक सेकेंडरी कंप्रेसर तो ये टरबाइन से चल रहा है, और ये टरबाइन किससे चल रही है, एक तरह इनडायरेक्टली मेन कंप्रेसर चल रही है। तो जब ये टरबाइन मेन कंप्रेसर चल रही है और ये सेकेंडरी कंप्रेसर टरबाइन से चल रहा है, तो उसका तो वर्क ऐड किस में ऐड होगा, इनडायरेक्टली ये इसमें ऐड हो रखा है टरबाइन में, और टरबाइन किससे चल रही है, मेन ऐड कर रखा है टरबाइन ने वर्क वो मेन कंप्रेसर में। तो हम डायरेक्टली क्या ले लें, मेन कंप्रेसर का वर्क ही ले लेने चाहिए, क्योंकि सब वर्क इसमें ऑटोमेटिकली ऐड है। तो इसलिए हमने केवल यहाँ पे क्या लिया है, COP में नीचे केवल मेन कंप्रेसर का वर्क लिया है, जो कि क्या है, MACP T3- माइनस T2-, MACP T3- माइनस T2-। ये COP आ गई, तो यही क्या है इसकी, इस सिस्टम की COP क्या होगी, ये होगी। ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है 3 पार्ट्स में ही। अब नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी, हम कंप्रेसर एक्सपेंशन डिवाइस इसके बारे में पढ़ेंगे।